गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। मेरे प्यारे बच्चे, आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर सत्र 2025 से 27 के पेपर आपका F10 के गेसिंग प्रश्न के ऊपर बात करने वाले हैं, जहां पर हम लोग जो है बात करने वाले हैं कि बिहार डीएलएड आपका जो है फर्स्ट ईयर एग्जाम में 2025 से 27 के गेसिंग क्वेश्चन क्या रहने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको टोटल 4 यूनिट के बारे में अध्ययन करने हैं। प्रत्येक यूनिट से मैं आपको महत्वपूर्ण सवाल बता रहा हूं और मैं आपको बता दूं कि इससे आपको एग्जाम में 90% आपका सिलेबस जो है इसे लड़ेगा, तो आप इसकी तैयारी जो है बेहतर तरीके से कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बता दूं पेपर आपका F10 में पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र के बारे में जानना और पढ़ना है। इसके यूनिट 1 की शुरू करने वाले हैं, तो यूनिट 1 में आपको महत्वपूर्ण 4 से 5 प्रश्न आपको बताए जाएंगे। प्रत्येक यूनिट में आपको 4 से 5 प्रश्न होंगे लगभग आपका, जो कि आपके एग्जाम व्यू से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। हम आपको एक एक सवालों को समझाएंगे भी और बताएंगे भी। पहला सवाल यहाँ पर है, पर्यावरण की अवधारणा को स्पष्ट करें। यानी पर्यावरण क्या होता है, इसके कंसेप्ट को डेवलप करें, इसके कंसेप्ट के बारे में बताइए। यानी कहने का मतलब है कि कंसेप्ट ऑफ आपको इन्वायरमेंट के बारे में पूछा है, तो पर्यावरण जो है 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, परि प्लस आवरण। यानी कि अपने चारों तरफ जो भी चीजें उपस्थित है या जो अपने परिवेश में चीजें उपस्थित है वो आपका पर्यावरण के अधीन आता है, अंतर्गत आता है। तो इसके आप लोग जो है लिख सकते हैं। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चे, पर्यावरण की आवश्यकता क्या है, पर्यावरण की महत्व क्या है, पर्यावरण की प्रकृति क्या है, पर्यावरण हमें क्या क्या देती है, पर्यावरण का इफेक्ट क्या है, पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, इन सभी चीज जो है इस कंसेप्ट के अंतर्गत आपका आ जाएगा। अगला सवाल, प्रारंभिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्यों एवं महत्व अथवा उपयोगिता का वर्णन करें। यानी प्रारंभिक स्तर कहने का मतलब होता है कि शुरुआती अवस्था, जो बच्चों का शुरुआती स्टेज होता है, उस समय पर्यावरण अध्ययन जो होता है उसका उद्देश्य क्या होता है और उसका महत्व और उपयोगिता क्या होता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, एक बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद वो सबसे ज्यादा अपने माता पिता परिवार के पास रहता है। उसके बाद वो धीरे धीरे परिवेश और पर्यावरण के अंतर्गत आता है। तो जैसे बच्चा पर्यावरण और प्रकृति के अधीन आता है तो वहां पर वो प्रकृति और पर्यावरण से बहुत सारी चीजों को सीखता है। वो भाषा सीखता है, वो चीजों को जानता है, ज्ञान जानता है, साथ ही साथ अपना समाजीकरण करता है। तो कहने का मतलब है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य यह होना चाहिए कि हमें बच्चों को हमेशा उनके परिवेश, उनके पर्यावरण से जोड़कर पढ़ाना चाहिए, ताकि बच्चे को किसी प्रकार की कहीं पर दिक्कत या समस्या नहीं आए। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चे, उसका महत्व यह है कि बच्चे पर्यावरण से जुड़कर जब पढ़ाई करते हैं तो बच्चों का विकास तीव्र गति से होता है। साथ ही साथ बच्चे विभिन्न चीजों के बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपने भविष्य के बारे में सीखते हैं, जानते हैं और परिवेश और पर्यावरण में पाई जाने वाली सभी वस्तुओं को जानते एवं उसके बारे में ज्ञान लेते हैं। ये लिख सकते हैं। अगला है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 समझ गए, मुख्य बिंदुओं का विवरण दे। यानी कहने का मतलब है, ये सवाल तो आपसे आएगा ही आएगा कि एनसीएफ के अंतर्गत जो है पर्यावरण अध्ययन को लेकर क्या कहा गया। मैं आपको बताना चाहूंगा, एनसीएफ जो है हमारा नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है, जो कि एक पाठ्यचर्या का निर्माण किया, जिसका ईवीएस को लेकर उद्देश्य यह रहा कि हमें ईवीएस को एक एकीकृत विषय के रूप में पढ़ाना है बच्चों को। जैसे कि एकीकृत उपागम विषय के रूप में बच्चों को पढ़ाना है, जहां पर एक ही विषय में आप देखिएगा 1 to 5 क्लास के बच्चों का किताब, तो ईवीएस के अधीन आपका जो है साइंस भी आ जाता है, सोशल साइंस आ जाता है, गणित भी रहते हैं, मतलब कि सब कुछ उसमें लगभग शामिल होता है। वही बात है कि एनसीएफ का मुख्य उद्देश्य यह था कि हम ईवीएस को, पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत उपागम के रूप में पढ़ाएं, साथ ही साथ बच्चों के परिवेश, पर्यावरण और मातृभाषा में पढ़ाने का प्रयास किया। और पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत इन्होंने जो है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के ऊपर और कार्य क्षमता को बढ़ावा देने के लिए और बच्चों को खुद करके सीखने के ऊपर ज्यादा जोर दिया। तो यह किसने दिया? तो आपका एनसीएफ 2005 ने दिया। इसके बारे में आप लिख दीजिएगा, यह सवाल आपका यहां पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो आगे यहां पर ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल यहां पर आपका है कि पर्यावरण अध्ययन के
शिक्षण के संदर्भ में बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 बीसीएफ 2008 के मुख्य बिंदुओं का विवरण दे। ये दोनों सवाल लगभग आपका सेम होता है, एनसीएफ की बात कर ली या बीसीएफ की बात कर ली, इन दोनों का मुख्य उद्देश्य यही था कि हम बच्चों को परिवेश और पर्यावरण से जोड़कर पढ़ाएं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो, तरह तरह के कार्य करवाएं, बच्चों को खुद करके आगे बढ़ाने का प्रयास करें, साथ ही साथ बच्चों को परिवेश से जोड़कर पढ़ाएं, वातावरण में उपस्थित चीजों के बारे में बताएं और उनको मातृभाषा और पर्यावरण से जुड़े वस्तुओं को जोड़कर पढ़ाएं, ताकि बच्चे अपने आसपास उपस्थित पर्यावरण में जो भी चीजें हैं उसे वो रोज देखता है, तो यहां पर जब उसको जोड़कर हम पढ़ाएंगे तो बच्चे आसानी पूर्वक से उन चीजों को सीखेगा और जानेगा। और लचीला की बात किया गया, कार्य क्षमता और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की ज्यादा जोर दिया गया, बच्चे खुद करके सीखे इसके ऊपर भी ज्यादा जोर दिया गया और बच्चों के परिवेश और पर्यावरण में उपस्थित पाए जाने वाले चीजों से जोड़कर पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य रहा। क्लियर है? जी हाँ। अगला सवाल, पर्यावरण अध्ययन एकीकृत उपागम के रूप में कैसे है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। देखिए, एकीकृत उपागम कहने का मतलब होता है कि सभी विषयों को सम्मिलित करके आगे ले चले। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं पर्यावरण अध्ययन जो होता है एकीकृत उपागम रूप में कैसे हम लोग देखते हैं, तो एकीकृत उपागम रूप में ऐसे देखते हैं कि ईवीएस क्लास 1 से लेकर 5 तक के केवल 3 ही विषय चलता है। आपका हिंदी आता है, फिर आपका जो होता है इंग्लिश आता है, और आपका जो है गणित होता है, और एक ईवीएस होता है, शायद गणित नहीं होता, ईवीएस ही होता है, जहां पर आपको बच्चों को बताया जाता है। समझ गए? तो ईवीएस के अधीन ही जो है एकीकृत रूप से जो है वहां पर सोशल साइंस अन्य विषय नहीं पढ़ाकर केवल आपको जो है वहां पर ईवीएस पढ़ाया जाता है, जहां पर इसके अंतर्गत एक से अधिक विषय जो है शामिल होते हैं। तो इसके बारे में आप लिख लीजिएगा। अगला सवाल, ये भी सवाल आपका इंपॉर्टेंट है और ये सवाल आपके जो है थीम पर आधारित है मेरे प्यारे बच्चे। जैसे कि देखिएगा, प्रारंभिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के विषय में पर्यावरणीय प्रक्रम यानी थीम के बारे में वर्णन करें। तो हम सभी लोगों को मालूम है कि 6 थीम हमारा होता है। 6 थीम के बारे में हमने आपको पढ़ाया भी है, जहां पर आपका आवास होता है, जहां पर आपको यात्रा होता है, जहां पर आपका जो है जल होता है, जहां पर आपका जो है भोजन होता है, जहां पर आपका जो है आवास होता है, जहां पर चीजें हम कैसे बनाते हैं, इन सभी चीजों के बारे में आप लोग देखते होंगे। ये 6 थीम पर आधारित आपका क्लास 1 से लेकर 5 तक के सारे पुस्तक आपके होते हैं। ईवीएस की बात कर ले, प्रारंभिक स्तर की बात कर ले या उसके थीम की बात कर ले, तो केवल 6 थीम पर आधारित आपके जो है पूरा ईवीएस है क्लास 1 से लेकर 5 तक के बच्चों का, जहां पर ये सारी चीजों के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाता है। यानी अधिकांश ईवीएस की किताबों में देखिएगा तो जल के बारे में, भोजन के बारे में, यात्रा के बारे में, आवास के बारे में, चीजें हम कैसे बनाते हैं, या पशु पक्षियों के रहन सहन के बारे में यहां पर आपको देखने को मिलता है। तो ईवीएस के ये 6 थीमों के बारे में, इसके बारे में बता दीजिएगा, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम यूनिट 2 की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट 2 में बात कर ले मेरे प्यारे बच्चे, तो यूनिट 2 का जो पहला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण को परिभाषित करें एवं विद्यालय में इसकी भूमिका पर प्रकाश डालिए। पर्यावरण संरक्षण कहने का मतलब है कि हम पर्यावरण को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं और विद्यालय में इसकी भूमिका कैसे निर्वहन कर सकते हैं। तो देखिए, पर्यावरण संरक्षण कहने का मतलब है कि पर्यावरण को सुरक्षा हम कैसे प्रदान कर सकते हैं, साथ ही साथ विद्यालय में इसकी भूमिका पर प्रकाश डालने की बात कर ले तो विद्यालय में इसकी भूमिका यह है मेरे प्यारे बच्चे कि हम विद्यालय में बेहतर तरीके से बच्चों को जागरूक करेंगे पर्यावरण के प्रति, पर्यावरण के जो महत्व है, जो उसकी आवश्यकता है, जो उसकी विशेषाधिकार प्रकृति है, नेचर है, उसके बारे में बच्चों को बताएंगे और बताएंगे कि हम कैसे जो है तरह तरह की एक्टिविटी से पर्यावरण को साफ सुथरा करके, ज्यादा पेड़ न काट करके, पेड़ अधिक से अधिक लगाकर, हम पानी पटाकर, साफ सफाई करके हम पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं, गंदगी न फैलाकर हम सुरक्षित रख सकते हैं, जिससे हमारा क्या होगा कि पर्यावरण संरक्षित रहेगा। साथ ही साथ विद्यालय में हम कई तरह के नाटक, रंगमंच, एक्टिविटी, लर्निंग करके हम बच्चों को जागरूक कर सकते हैं। क्लियर है? जी हाँ। अगला देखिए, अगला है बालक के विकास में परिवेश की क्या भूमिका है, परिवेश किस प्रकार बच्चों के पर्यावरणीय शिक्षा का आधार है। मेरे प्यारे बच्चे, हम सभी लोग जानते हैं कि बालक के विकास में परिवेश जो है काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि बालक जब जन्म लेता है माता पिता के साथ रहता है और जैसे वो अपने घर से बाहर निकलता है वह किसी न किसी परिवेश में चला जाता है और वह परिवेश जो होता है हमारे पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि बच्चों के विकास में पर्यावरण या परिवेश जो है मुख्य भूमिका निभाते हैं। जब बच्चे परिवेश या पर्यावरण में जाते हैं तो वहां तरह तरह के एक्टिविटी, तरह तरह के लोग, तरह तरह के सभ्यता, संस्कृति, भाषा, तरह तरह के शिक्षा उपस्थित होते हैं। बच्चे उसके साथ अंतःक्रिया करके उन चीजों को जानते हैं, सीखते हैं और अपने जीवन में अपार्जन करते हैं। क्लियर है? जी हाँ।
अगला है, जनसंख्या वृद्धि में पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा, स्पष्ट करिए। ये तो सवाल नॉर्मल है, आप लोग जानते हैं। अगर हमारा जनसंख्या अभी देख रहे हैं कि चीन से भी आगे निकलते जा रहा है, तो कहने का मतलब है कि जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो हमारा प्रकृति जो होता है प्रदूषित होगा, साथ ही साथ जो हमारा प्रकृति का स्रोत है वो भी कम हो जाएगा, जिससे बच्चों को दिक्कत होगी खाने पीने में, आने वाला जनरेशन बहुत दिक्कत करके जिएगा। इसीलिए जनसंख्या नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। जी हाँ। अगला है, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, स्पष्ट करिए। जनरल साइंस का क्वेश्चन है और यह सवाल पूछता है और आप इसका आंसर बता सकते हैं कि वायु प्रदूषण क्या होता है, जल प्रदूषण क्या होता है और इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण को सही तरीके से रोकथाम नहीं करेंगे तो हमारा जो पर्यावरण है, परि प्लस आवरण, यानी हमारे आसपास का जो भी आवरण है वो पूरी तरीके से प्रदूषित हो जाएगी, जिसके कारण स्वरूप हमारे जो भी संसाधन है वो नष्ट हो जाएंगे, बच्चे बीमार पड़ने लगेंगे और तरह तरह की बीमारियां समाज में आने लगी, जिससे बच्चों की मृत्यु या लोग भी मरने लगेंगे, जिससे हमारा प्रकृति और पर्यावरण जो है नष्ट हो जाएगा। जी हाँ, क्लियर है। जी हाँ, अब हम यूनिट 3 की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चे। यूनिट 3 की बात कर ले तो यूनिट 3 में आप देखिएगा 3 से 4 इसमें भी महत्वपूर्ण सवाल है। तो यहां पर आपका पहला सवाल क्या है, देखिएगा, पर्यावरण अध्ययन के विभिन्न शिक्षण अधिगम विधियों, खोज, अन्वेषण विधि, प्रोजेक्ट विधि, परिभ्रमण, सर्वेक्षण विधि, प्रयोग विधि का उदाहरण सहित द्वारा वर्णन करें। इनकी उपयोगिता द्वारा बच्चों में पर्यावरणीय समझ हेतु उनकी उपयोगिता का वर्णन करें, इनकी विशेषता का वर्णन करें। यानी ये सवाल आपको देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन ये सवाल काफी छोटा है। यहां पर बोला गया है कि पर्यावरण अध्ययन को हम बच्चों को किन किन शिक्षण विधियों के द्वारा पढ़ा सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, हम आपको बताना चाहेंगे और ये बात आप याद रखिएगा कि पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने का जो मुख्य विधि है वो आपका जो है खोज विधि है, फिर आपका अन्वेषण विधि है, फिर आपका प्रोजेक्ट विधि है, परिभ्रमण विधि है, सर्वेक्षण विधि है। खोज मतलब किसी चीज के ऊपर खोजना, अन्वेषण का मतलब भी खोज होता है, प्रोजेक्ट यानी कि किसी कार्य के ऊपर काम करना, परिभ्रमण यानी कि घूम घूम कर चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, सर्वेक्षण करना यानी सर्वे करना किसी उपस्थित चीजों के बारे में, फिर आपका जो है प्रयोग विधि, किसी चीज को करके सीखना, यह आपका प्रयोग विधि कहलाता है। तो इन सभी प्रोजेक्ट विधियों, जो भी विभिन्न विधि है जो पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने में मदद आता है, तो इन विधियों को डिफाइन करना है और इसकी आवश्यकता, विशेषता, उन्नयन को वर्णन करना है। क्लियर है। ये सवाल बहुत इजी है और ये सवाल आपका आएगा ही आएगा एग्जाम में, ये बात भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में क्षेत्र परिभ्रमण, समझ गए, क्षेत्र परिभ्रमण विधि को गुण और उसकी परिसीमाओं को लिखे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बता दूं, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में क्षेत्र भ्रमण होना बहुत, क्षेत्र भ्रमण कहने का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे, जैसे कि पर्यावरण अध्ययन के जब हम शिक्षण बच्चों को देते हैं उसमें बच्चों को हम तरह तरह के गांव के बारे में, तरह तरह के जंगल के बारे में, तरह तरह के खेत खलिहान के बारे में बच्चों को जागरूक करते हैं। बच्चे जागरूक होंगे, बच्चे घूमेंगे, बच्चे फिरेंगे, तो वहां पर चीजों को देखेंगे स्पष्ट रूप से, और जब वो चीजों को देखेंगे तो उससे उनको सीखने में जानकारी काफी अच्छा होगा। तो परिभ्रमण विधि जो होता है काफी महत्वपूर्ण विधि माना जाता है बच्चों को ईवीएस पढ़ाने में। क्लियर है। जी हाँ। अगला है, गतिविधि किसे कहते हैं। गतिविधि आधारित शिक्षण उपागम को पर्यावरण शिक्षण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। क्यों। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बता दूं, गतिविधि कहने का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर गति करके यानी कार्य करके उसके विधियों के बारे में उसकी जानकारी एकत्रित करना गतिविधि कहलाता है। गतिविधि आधारित शिक्षण उपागम को पर्यावरण अध्ययन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। यानी कि अगर हमको पर्यावरण अध्ययन के बारे में बच्चों को शिक्षा देनी है तो करके सिखाइए, उसको दिखाकर सिखाइए, नहीं तो तरह तरह के गतिविधि कराइए, बच्चे से खुद करवाइए, बच्चों को परिभ्रमण करवाइए, बच्चे को खोज दीजिए, आधारित दीजिए, प्रोजेक्ट दीजिए। इन माध्यम से ही बच्चे को ईवीएस की समझ जल्दी आती है, तभी जाके बच्चे ईवीएस बेहतर तरीके से वो सीखेंगे और जानेंगे। अगला है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में प्रदर्शनी, चर्चा एवं संवाद आधारित विमर्शों का महत्व और स्पष्ट कीजिए। देखिए, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में प्रदर्शनी देखते होंगे बहुत सारा ईवीएस में, साइंस में प्रदर्शनी, आपका जो है साइंस चर्चा होती है, साइंस पर विशेष बात होती है, साइंस प्रोजेक्ट बनाया जाता है, उसमें संवाद भी होता है, बहुत सारे शर्त होते हैं, बहुत सारे एक्टिविटी होता है जिसके माध्यम से उनका विकास बेहतर तरीके से होता है। तो आपको वही लिखना है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में प्रदर्शनी कला का महत्व क्या है। प्रदर्शनी जब चीजों को करेंगे तो बच्चा उन चीजों को देखकर जल्दी सीखेगा। अगर खेत बोना है, धान बोना है या कटाई करना है, धुनाई करना है, तो बच्चों को रियल करवा के दिखाएंगे, तभी बच्चा बेहतर तरीके से सीखेगा। पढ़ाई तो बहुत अच्छी है कि बच्चा किताब पर पढ़ लेता है, लेकिन जब बच्चा वो उस काम को खुद करेगा, सीखेगा, जानेगा, तब उसे जल्दी ज्यादा समझ में आएगा। क्लियर है। जी हाँ। आगे देखिएगा, अब हम यूनिट 4 की बात करते हैं। यूनिट 4 यहां पर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में
शिक्षक की भूमिका क्या है, वर्णन करें। देखिए, पर्यावरण अध्ययन के कक्षा में शिक्षक की भूमिका यह है कि एक टीचर को पर्यावरण अध्ययन की जानकारी देने के लिए बच्चों को उनके परिवेश और वातावरण में उपस्थित चीजों का, और या अपने कक्षा कक्ष के आसपास जो भी चीजें उपस्थित है उन चीजों को बच्चों को रियल अनुभव करवा के बच्चों को पढ़ाइए, ताकि बच्चे बेहतर तरीके से सीखे। साथ ही साथ अगर किसी तरह की कोई दिक्कत है, समस्या है, परेशानी है, तो एक टीचर का रोल बनता है कि उसे दूर करे और उसे लचीलापन तरीके से, बेहतर तरीके से पढ़ाने का काम करे। अगला है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता लिखिए। सतत का मतलब होता है लगातार, व्यापक मूल्यांकन हमने बताया है। सतत कहने का मतलब होता है कि कोई भी टीचर जब पढ़ाता है और पढ़ाने के दौरान आपसे सवाल कर ले, या आपके मंथली टेस्ट ले ले या वीकली टेस्ट ले ले, वो आपका सतत होता है। व्यापक कहने का मतलब होता है ब्रॉड होता है, जिसमें आपका साल के अंत में बच्चों का मूल्यांकन होता है, जहां पर साल के अंत में जो आपका एग्जाम होता है वही आपका व्यापक मूल्यांकन होता है, जहां पर सभी चीजों का क्या किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है। अगला है पर्यावरण शिक्षा में आकलन और मूल्यांकन के मुख्य जो है उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। आकलन कहने का मतलब होता है पढ़ने के दौरान जांचना, समझ गए। पठन कार्य के द्वारा जांचना। मूल्यांकन यानी कि मूल्य प्लस अंकन, यानी साल के अंत में जांचना। साल के अंत में जब भी कोई टेस्ट लेते हैं वहां पर मूल्य प्लस अंकन के माध्यम से देते हैं, वही आपका मूल्यांकन कहलाता है। अगला है चाइल्ड प्रोफाइल क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं आपको बता दूं। देखिए, चाइल्ड प्रोफाइल जो होता है एक तरह का फाइल होता है, समझ गए। एक तरह का फाइल होता है जिसमें बच्चों के संपूर्ण विकास का जिक्र होता है, जिसमें बच्चों का संपूर्ण विकास की फाइल होता है, जहां पर उनका प्रगति पत्र, जहां पर उनका जो है हेल्थ रिपोर्ट, रिजल्ट रिपोर्ट, सब कुछ वहां जिक्र किया जाता है। तो इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चे, ये जो आपका पेपर F10 था, पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, इसका गेसिंग क्वेश्चन आपका खत्म होता है। आप इसमें इतने प्रश्न को बेहतर तरीके से कर लीजिए, आपको इससे बाहर एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज आप सभी लोगों से निवेदन है, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।